यज्ञ का आयोजन किया गया? चार ऑप्शन आपके सामने, मालव, योद्धेय, सीवी और मत्स्य। उत्तर नंबर 1 मालव जनपद होगा। दोस्तों मालव जनपद के बारे में एक तकड़ी बात, भीलवाड़ा जिले के नांदसा गांव में, दोस्तों भीलवाड़ा जिले के नांदसा गांव में नांदसा यूप मिला है, नांदसा यूप शिलालेख मिला है। ये 225-226 ईस्वी का है। दोस्तों इस शिलालेख में स्पष्ट लिखा हुआ है कि मालव जनपद के एक सरदार हुए जिसका नाम है सोम सरदार, सोम। इस राजा ने शकों को पराजित करने के बाद एकाषष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन किया था। इस प्रकार से इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 मालव जनपद होगा। जबकि योद्धेय, दोस्तों योद्धेय जनपद जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर में है, उन्होंने कुषाण वंश के राजाओं को पराजित किया। तो याद रखें कुषाणों को किसने पराजित किया? याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, योद्धेय जनपद ने। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 मालव जनपद इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, जबकि सीवी जनपद हम जानते हैं। दोस्तों एक तकड़ी बात और बता देना चाहूंगा, मत्स्य जनपद में भी शक राजाओं ने राज किया था, लेकिन एकाषष्ठी रात्रि यज्ञ का आयोजन मालव जनपद के राजाओं ने कराया है। सीवी जनपद जिसकी राजधानी मध्यमिका है, बाद में आगे चलकर के सीवी जनपद प्रागवाट मेदबाट में बदल गया था। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा गुहिल शासक शिलादित्य के नाम से जाना जाता है? दोस्तों शिलादित्य के नाम से कालभोज, अपराजित, महेंद्र द्वितीय, बप्पा रावल। अपराजित का ही दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 2 अपराजित होगा। जबकि बप्पा रावल का वास्तविक नाम जो है वो महेंद्र मिलता है। बप्पा रावल का वास्तविक नाम, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वास्तविक नाम क्या मिलता है? याद रखें महेंद्र, बप्पा रावल का। बप्पा रावल को ही हम काल भोज बोल देते हैं, है ना, ठीक है। महेंद्र सेकंड भी गुहिल वंश का ही शासक था जो बाद में परिवर्तित काल में हुआ। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 अपराजित अर्थात शिलादित्य राइट होगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है। क्वेश्चन कहता है कि जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? चार ऑप्शन आपके सामने है, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन का जवाब फटाफट आप दे देंगे। जोगी तीर्थ वार्ता के दौरान मालदेव हुमायूं की सहायता कौन सा क्षेत्र देने को तैयार था? बीकानेर, जैसलमेर, जोगी तीर्थ, फलौदी। उत्तर नंबर 1 बीकानेर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा? जोगी तीर्थ होगा। आइए मैं इस क्वेश्चन का जवाब आपको देना चाहूंगा। मेरे पास में जो मेरी किताब है, इसी किताब में इसका उत्तर लिखा हुआ है, मैं पढ़ करके सुनाता हूं। पेज नंबर 113। दोस्तों पेज नंबर 113 पर क्या लिखा हुआ है आपके सामने अभी मैं पढ़ के सुनाऊंगा, ठीक है। पेज नंबर 113, चलो भाई चेक कर लेता हूं हमारे वाली किताब में क्या है क्या नहीं है। पेज नंबर 113, वैसे बीकानेर इसका उत्तर है, ओके। 106, 7 और प्रताप, 1 मिनट, सिर्फ 1 मिनट चाहिए, ज्यादा नहीं। दोस्तों ये रहा, मैं अभी बोलूंगा आप सुनना, ठीक है। दोस्तों ये देखो यहां पर लिखा हुआ है मारवाड़ के मालदेव के बारे में। मालदेव जुलाई 1542 के अंत तक कुल ए जोगी, कौन सा? कुल ए जोगी नामक स्थान पर हुमायूं पहुंच गया था। अतएव जौहर और गुलबदन बेगम जो कि हुमायूं की बहन थी, वो इस बात का वर्णन करती है कि हुमायूं जब दिल्ली से भाग करके निकला तो यत्र तत्र वो घूमता घूमता जो कुल ए जोगी नामक स्थान पर पहुंचता है और वहां से मालदेव का दूत उसे मिलने आता है, मुलाकात होती है और उसी के बाद में दूत के माध्यम से मालदेव हुमायूं को कहता है कि मैं सहायता दे दूंगा, साथ ही उसे जीवन में निर्वाहन करने के लिए या उसे निर्वाह के लिए मैं बीकानेर भी दे दूंगा। क्या दे दूंगा? बीकानेर दे दूंगा। लेकिन इसी दौरान शेरशाह सूरी का दूत भी मालदेव के पास पहुंचता है। वो कहता है कि तुम हुमायूं को गिरफ्तार करके शेरशाह सूरी तक पहुंचा दीजिए। लेकिन मालदेव कहता है कि मैं ऐसा विश्वासघाती नहीं बनना चाहता। इस बात का प्रमाण 125 और 126 नंबर पेज पर है गुरु ज्ञान की पब्लिकेशन की किताब में। अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। Learn these tricks, maths becomes easy. Secret tips to score full marks in maths. Just 20. अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन है, महाराणा कुंभा के शासनकाल में मंडन द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा नहीं है? चार ऑप्शन है, रूपावतार, वास्तुशास्त्र, वास्तुसार, एक लिंगाश्रय। ये महाराणा कुंभा के काल में मंडन की नहीं है। दोस्तों मंडन जो कि राणा कुंभा के बहुत ही गजब के वास्तुकार थे, कहते हैं कि उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट राजवल्लभ भी है, देवता मूर्ति प्रकरण भी है, प्रसाद मंडन भी है, वास्तु मंडन भी है, रूप मंडन भी है, रूपावतार भी है, वास्तुसार भी है, वास्तुशास्त्र भी है। गजब की बात है कि जो वास्तुसार है, इस वास्तुसार में दुर्ग और भवन के बारे में निर्माण से संबंधित नियमों का उल्लेख है। वास्तुसार में इन सब का नियम है। जबकि हमारे एक लिंगाश्रय जो रचना है, इसकी बजाय यहां पर मैं लिख सकता हूं एक लिंग महात्म्य में, जो कि कान्हा व्यास की है। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 4 होगा, जो कि मंडन की नहीं है, ठीक है। जबकि वास्तुशास्त्र में स्थापत्य की जानकारी है, राणा कुंभा के समय जो स्थापत्य के चीजें बनाई गई उनके बारे में वास्तुशास्त्र में है। एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, निम्न में से किस राज्य के शासक ने 1837 में अपनी गया तीर्थ यात्रा में, दोस्तों गया तीर्थ यात्रा में अपने सामंतों को कन्यावध न करने के लिए शपथ दिलाई? गया जो कि बिहार में है, यहां पर बीकानेर के राजा रतन सिंह गए थे। उत्तर नंबर 3 रतन सिंह होगा। दोस्तों बीकानेर, उसमें इन्होंने उस पार्क का निर्माण कराया और ये कहते हैं कि रतन सिंह कन्यावध कैसे रुके, इसके लिए इन्होंने कई प्रयास किए। अपने राज्य के अंदर रहते हुए भी उन्होंने लोगों को शपथ दिलाई कन्यावध रोकने की। एक बार की बात है, ये बनारस और गया की यात्रा पर थे। ये बोध गया यानी आपके बिहार, वहां पर गए थे और वहां जाकर के अपने साथ जो सामंत गए, सरदार जो गए, उन सरदारों को कन्यावध न करने की शपथ वहां पर दिलाई थी। नाम है दोस्तों रतन सिंह, राइट होगा। और इनका कार्यकाल है 1828 से लेकर के
1851 तक, और 51 के बाद में सरदार सिंह बन जाएंगे। सरदार सिंह बनेंगे जो 1857 की क्रांति में अपने राज्य से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता करेंगे। दोस्तों ये रतन सिंह वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 रतन सिंह। ध्यान रहे ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन कोई दूसरी बार नहीं आया, पहले आ चुका है। एक और जबरदस्त क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक स्थल का संबंध महासती टीले से है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। महासतियों का टीला दोस्तों बागोर को कहते हैं। किसको कहते हैं? बागोर। वीएन मिश्र यानी वीरेंद्रनाथ मिश्र, वीएन मिश्र और एक एलएस लेशनिक, दोनों ने मिलकर के, दोस्तों एलएस लेशनिक भी लिख देता हूं, एलएस लेशनिक, दोनों ने मिलकर के बागोर सभ्यता के उत्खनन का काम किया। और कहते हैं कि बागोर सभ्यता में 3 संस्कृतियों का काल मिला, या 3 संस्कृतियों के अवशेष। 2 संस्कृतियां मध्य पाषाणकालीन है, एक संस्कृति लोह युगीन है। आपको याद होगा लोह युगीन संस्कृति की और मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की दोनों की तकड़ी तकड़ी बातें हैं। यानी 2 जो काल मिले हैं, संस्कृतियां मिली है, वो है मध्य पाषाणकालीन। मध्य पाषाणकालीन संस्कृतियां कितनी है? 2। एक है लोह युगीन, वो है एक। टोटल 3 संस्कृतियों का यहां पर प्रमाण मिला। मध्य पाषाणकालीन यहां पर अवशेष मिले हैं प्राचीन पशुपालन के, कृषि के, और सूक्ष्म पाषाण उपकरणों का घर भी बोलते हैं इसको, अर्थात माइक्रोलिथ कल्चर बोल सकते हो। यानी सूक्ष्म पाषाण यानी पत्थर के सूक्ष्म औजार यहां पर मिले, प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य यहां पर मिले। दोस्तों ये तो है पाषाण काल की बात। और कहते हैं कि एक महिला जिसका कंकाल मिला है, जिसके गले में पत्थर और हड्डियों का हार है, वो है आपका पाषाण काल का। एक और महिला जिसका कंकाल मिला है, जिसमें गले में धातु का चिपका हुआ सिक्का मिला है, वो है लोह युगीन। इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि बागोर, जिसे महासतियों का टीला भी कहते हैं, दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, बागोर इज राइट, भीलवाड़ा में स्थित है, कोठारी नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त है, निम्न में से किस भील नेता द्वारा बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया गया? दोस्तों इनमें से कौन था जिन्होंने बांसवाड़ा राज्य प्रजामंडल आंदोलन में भाग नहीं लिया? 4 ऑप्शन आपके सामने, कुबला भगत, देवा, भीमा और दीपा। उत्तर नंबर 3 भीमा होगा। दोस्तों कुबला भगत हो या देवा हो या दीपा, इन सब ने बांसवाड़ा के प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, एक भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, याद रखें, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी, एक है धूलजी भाई। इन सब ने मिलकर के, आपको याद होगा, दिसंबर 1945 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की। वैसे कुछ किताबों में आपको 43 भी मिल सकता है। आगे चल करके आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने भी आपके बांसवाड़ा प्रजामंडल में आंदोलन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया, जिसमें कई नाम मिलते हैं। खासतौर से एक नाम मिलता है दिल्ला भगत। दोस्तों मैं लिख देता हूं, दिल्ला भगत भी है। एक है दिल्ला भगत, एक है देवा का नाम पूरा मिलता है देवा मछार। मैं पूरा नाम देवा मछार लिख देता हूं, देवा मछार, दिल्ला भगत, देवा मछार, दीपा भगत। 3 तो ये हो गए, और चौथा हो गया कुबला भगत। ये चारों के चारों आदिवासी लोग थे, भील जाति के हैं ये। देखो भगत ये सब आदिवासी भील जाति के थे। एक और नाम मिलता है लुंजा भगत। ये भी क्या थे? बांसवाड़ा के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन था उसमें हिस्सा लिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जवाब होगा भीमा का संबंध बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों से नहीं है, जो जिन्होंने बांसवाड़ा प्रजामंडल आंदोलन में हिस्सा लिया। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 भीमा होगा। भरतपुर में 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? दोस्तों 1920-21 में विद्यार्थी आंदोलन का नेतृत्व गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी, कालीचरण शर्मा, प्यारेलाल। उत्तर नंबर 1 विजय सिंह रामनारायण। 1 नंबर गोपीलाल यादव और जुगल किशोर चतुर्वेदी। विद्यार्थी आंदोलन 1920-21 बिल्कुल सही है। दोस्तों हम जानते हैं कि भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना 1928 में हुई थी। आगे चल करके 1938 में रेवाड़ी के अंदर भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसके प्रयासों से? किशनलाल जोशी के प्रयासों से। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना कहां हुई? रेवाड़ी में 1938 में। इसके अध्यक्ष गोपीलाल यादव बनाए गए। वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि भरतपुर प्रजा संघ जो है, जिसके बारे में भरतपुर राज्य प्रजा संघ 28 में बनी, यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन विद्यार्थी आंदोलन उत्तर नंबर 1 होगा। सीकर जिले के रेवासा गांव में निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर स्थित है? दोस्तों रेवासा गांव जो कि सीकर में पड़ता है, जहां पर हर्षनाथ मंदिर, जीण माता मंदिर, श्याम मंदिर, शाकंभरी, जीण माता का मंदिर है। दोस्तों जीण माता के वैसे देखा जाए तो शेखावाटी इलाके की, शेखावाटी क्षेत्र की आराध्य देवी आप कह सकते हैं जीण माता। और चौहान वंश की कुल देवी भी आप बोल सकते हैं। जीण माता की चिरजा, दोस्तों चिरजा जो कि गीत होते हैं, लंबे गीत होते हैं, है ना, वीर आपके माता की। और माता का मंदिर रेवासा गांव में एक पहाड़ी के तलहटी में स्थित है, बहुत ही शानदार मंदिर। और रेवासा वो जगह है जहां पर रामानंदी संप्रदाय की रसिक पीठ भी है, जहां पर वेद विद्यालय भी बना हुआ है, रेवासा सीकर में। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 जीण माता। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है? रबाज, मोरचंग, नड और मशक। दोस्तों सुशीर वाद्य यंत्र कौन है? नहीं है, यानी सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। रबाज भी नहीं। उत्तर नंबर 1 रबाज होगा। मोरचंग, मसंग, नड ये सब सुशीर वाद्य यंत्र है। रबाज कई बार बताता रहा हूं, सीसा, राज, सुदूर, गुजरी, इक भर कांची, ये सब तत्वाद्य यंत्र है। ये तत्वाद्य यानी सितार, सारंगी, रावणता, जंतर, सुरिंदा, दुकाको, रबाब, गुजरी, इकतारा, बपंग, रबाज, रवाज, ये रवाज और रबाज, यानी भा का मतलब बपंग, रे का मतलब रबाज, और इस रे का मतलब रबाब, रबाज। एक रबाज और एक रबाब,
ये सारे के सारे तत्ववादी यंत्र है, तत्ववादी यंत्र। तो हमारी इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 रवाज। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस रवाब। ये सारे के सारे तत्ववादी यंत्र है, तत्ववादी यंत्र। तो हमारी इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 रवाज। 20वीं सदी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य निम्न में से किस संस्था के माध्यम से किया गया। दोस्तों 20वीं शताब्दी में भरतपुर में जन जागृति का कार्य आचार सुधारिणी सभा, हिंदी साहित्य सभा, सर्व हितकारिणी हरिजन। उत्तर नंबर 2 हिंदी साहित्य समिति। 1912 में इस समिति का गठन किया गया और इसका गठन भरतपुर में किया गया, हिंदी साहित्य समिति का। भरतपुर में जन जागृति का काम किया। दोस्तों कहते हैं कि जगन्नाथ दास अधिकारी, वेरी इंपॉर्टेंट है, जगन्नाथ दास अधिकारी, जगन्नाथ दास अधिकारी और इनके एक सहयोगी थे जिनका नाम मिलता है गंगा प्रसाद शास्त्री। इन दोनों ने मिलकर के 1912 में हिंदी साहित्य समिति का गठन किया, जिसके प्रथम अध्यक्ष ओंकार सिंह परमार को बनाया गया और इसी समिति ने भरतपुर में जन जागृति का काम किया। उत्तर नंबर 2 हिंदी साहित्य समिति। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन से लोक देवता भूमि के रक्षक के रूप में पूजे जाते हैं। दोस्तों भूमि के रक्षक भौमिया जी होते हैं, जुंजार जी, बबूता जी, खेड़ा जी, भौमिया जी। उत्तर नंबर 1 भौमिया जी। भौमिया जी भूमि के रक्षक लोक अर्थात भूमि के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। 146वां क्वेश्चन आपके सामने है, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया। उत्तर नंबर 1 भौमिया जी। भौमिया जी भूमि के रक्षक लोक अर्थात भूमि के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों भूमि के रक्षक भौमिया जी होते हैं, जुंजार जी, बबूता जी, खेड़ा जी, भौमिया जी। उत्तर नंबर 1 भौमिया जी। भौमिया जी भूमि के रक्षक लोक अर्थात भूमि के रक्षक देवता के रूप में जाने जाते हैं। 146वां क्वेश्चन आपके सामने है, सिरोही जिले में मनाया जाने वाला समदरिया हिलोर। समदरिया हिलोर निम्न में से किस त्योहार से संबंधित है। दोस्तों समदरिया हिलोर, समदरिया का मतलब समंदर या तालाब के रूप में अर्थात तालाब। हिलोर का मतलब होता है हिलोरे लेना, हिलोरे लेना। किस त्योहार से संबंधित है। होली, तीज, गणगौर, हिंडोला। सावन का महीना भी सावन चल रहा है, थोड़े दिन बाद में सावन का भी क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है, सावन का शुक्ल पक्ष आएगा। सावन की शुक्ल पक्ष की तीज अर्थात हरियाली तीज, छोटी तीज आएगी। हरियाली तीज के अवसर पर ठंडी हवा चलेगी, थोड़ी बारिश का मौसम होगा और वहां के सिरोही जिले के जो तालाब होंगे उन तालाब में पानी लहर के रूप में, लहरिये के रूप में लहरें चलती रहेंगी। अर्थात उसी दौरान वहां की महिलाएं क्या करेंगी, तालाब का पूजन करेगी। जब वो तालाब के किनारे जाएंगी तो उनके भाई उन बहनों के लिए कुछ सामान लेके आएंगे, चुनरी वगैरह कुछ और जो भी देना चाहते हैं। तो ये इस प्रकार का त्योहार सिरोही जिले में तालाब के पूजन से संबंधित है, तीज के दिन पूजा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, उत्तर नंबर 2 राइट होगा। नारायण सिंह भाटी 1930 से 1994 में निम्न में से किस संस्थान के निदेशक रहे हैं। दोस्तों नारायण सिंह भाटी का संबंध जोधपुर इलाके से है, राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी जोधपुर में। दोस्तों राजस्थानी शोध संस्थान चौपासनी के ये निदेशक भी रहे, यही उत्तर होगा, बाकी ये तीनों गलत है। और इस राजस्थानी शोध संस्थान की स्थापना 1955 में हुई। नारायण सिंह भाटी वेरी इंपॉर्टेंट, जो वर्तमान में इस दुनिया में नहीं है, 1994 में निधन हो गया था। इस प्रकार से इसका मुख्य काम था, क्योंकि राजस्थानी शोध संस्थान ने राजस्थानी भाषा से संबंधित पांडुलिपियों और साहित्यों का रक्षण और संरक्षण करने का काम इसी संस्थान के माध्यम से किया जाता था। उत्तर नंबर 1 राइट होगा। अगला क्वेश्चन 48वां है, अक्सर प्रयुक्त होने वाला प्रतीक चक्र महात्मा बुद्ध के जीवन में किस रूपांकन को दर्शाता है। 4 ऑप्शन है, बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति, बुद्ध के महापरिनिर्वाण का प्रतिनिधित्व करता है, बुद्ध का जन्म। दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 1 होगा, बुद्ध का प्रथम उपदेश चक्र अर्थात एक प्रकार से सारनाथ के अंदर धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश, धर्म चक्र प्रवर्तन अर्थात प्रथम उपदेश को यह इंगित करता है। और यह कहां पर दिया, उन शासकों ने क्या किया, वहां पर अपनी उपाधियां धारण करी है। चित्रकारों में व्याघ्र अर्थात चित्रकार पुल्ली और चेतकारी यानी मंदिर निर्माता की उपाधि धारण करने वाला पल्लव शासक कौन था। महेंद्र वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन। उत्तर नंबर 1 महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने ये उपाधियां धारण की। उत्तर नंबर 1 राइट होगा। चलिए दोस्तों एक और खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से 7, 11, 13 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, सेकंड्स में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। कोई भी नंबर दिया गया होगा, उसमें पीछे की तरफ से 3-3 डिजिट्स के ग्रुप बनाने हैं, फिर उनका डिफरेंस आपको फाइंड आउट करना है। अगर ये डिफरेंस 7 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर 7 से डिविजिबल हो जाएगा, 11 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा, और 13 से डिविजिबल हो जाता है तो नंबर 13 से डिविजिबल हो जाएगा। बट ये नंबर केवल 7 से डिविजिबल है, 11 और 13 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नंबर केवल 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही बेसिक से एडवांस हर कॉन्सेप्ट का। निम्न में से राजविलास के रचनाकार कौन है। राजविलास के रचनाकार जोधराज, वीरभाण, कुशललाभ और मान। कवि मान उत्तर होगा। दोस्तों कवि मान ने क्या लिखा है, राजविलास लिखा है। जबकि जोधराज, दोस्तों जोधराज के बारे में हम जानते हैं, इन्होंने अहिरवाटी भाषा में यानी अहिरवाटी बोली में हमीर रासो लिखा है। हमीर रासो अहिरवाटी बोली में, ये कई बार आ चुका है हमीरवाटी में। जबकि कुशललाभ ने ढोला मारू री चौपाई लिखी है। ढोला मारू, दोस्तों ढोला और मारू री चौपाई किसने लिखी है, चौपाई, याद रखें कुशललाभ ने। जबकि ढोला मारू रा दूहा कवि कलोल का है, कवि कलोल का ढोला मारू का दूहा, जबकि ढोला मारू री चौपाई कुशललाभ की है। और कवि मान की रचना राजविलास है, जबकि वीरभाण की रचना राजरूपक है। दोस्तों वीरभाण की रचना राजरूपक है। और इस प्रकार से आज की क्लास का यह अंतिम क्वेश्चन भी पूरा हो गया। 11:30 हुई है, पेपर खत्म। कंटेंट कैसा लगा कमेंट्स करके मुझे जरूर बताएं। तमाम